हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज मैं इस वीडियो सीरीज के थ्रू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। नीट 2022 में इस चैप्टर का जो वेटेज है अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आप मान के चलें। जो प्रीवियस 2 साल का ट्रेंड देखा गया है कि अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूरे यूनिट बायोटेक्नोलॉजी से आया है, तो इस चैप्टर का वेटेज अपनी जगह बिल्कुल कायम है। इस साल भी जो है हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि रिस्पेक्टिव पूरे बायोलॉजी के सेक्शन ए बी जो है उसमें जो है क्वेश्चंस एक अच्छे खासे टेक्निकल लेवल से कवर हो सकता है। तो जैसे कि थ्योरी लेक्चर में आप सबने जो फंडामेंटल्स को एनसीईआरटी लाइनर एक्सट्रैक्ट और बूस्टर एक्सपीरियंस किया है, अब बारी है क्यों ना हम कुछ ऐसे 50 प्रोबेबल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अलग अलग कोने से लिया गया है और कुछ उन बातों को कुरेद कर जो है आपके सामने क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिससे कि हम एनटीए को चैलेंज करेंगे एज अ बायोमेंटर कमांडोज कि क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स बिगिन हियर। यस, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल? सबसे खास बात जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर रखा गया है वो इस बात को लेके है कि क्या प्रिंसिपल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के पीछे। तो क्वेश्चन है आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो एक तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और हम सब जैसा कि जानते हैं कि आज इंसानी महत्वाकांक्षा है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम एग्जिस्टेंस में लाएं जिसमें हमारे डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी हो और वो उस एफर्ट से काम करे जैसा कि हम अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए ले सकते हैं। और इसी के लिए डेफिनेटली किसी भी जीन को मानव हस्तक्षेप के साथ परिवर्तन करना ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मेन एम है। अगर यह बात सही है तो कमांडोज उसके अकॉर्डिंगली एज यू ऑल कैन सी, आप सब यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन 1 इज द आंसर, क्योंकि यही वो मेन कंसेप्ट है। दैट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा मेन प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो है जीन मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इको R1 कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हम जिस पैलिंड्रोमिक ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट रीडिंग पर वो सीक्वेंस एक जैसा होता है, ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। उसमें जो ओवरहैंगिंग, यस कमांडोज गौर करिएगा, इस तरह से जो स्टिकी एंड्स, क्लियर यस कमांडोज, ऐसे स्टिकी एंड्स जो रिस्पेक्टिवली आते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस तरीके का जो ये एंड, ऐसे स्टिकी एंड्स बनते हैं, ये स्टिकी एंड्स कहलाते क्यों हैं? Why they are called sticky ends? का क्या मतलब है? तो डेफिनेटली जो लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी से होता क्या है, they are called sticky ends. Each strand, the name sticky strand because सेकेंड ऑप्शन इसको डिफाइन करता है कि इनके जो रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट वो आपस में जो है जुड़ते हैं। यस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टिकी एंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल, अगला जीके बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के शुरुआती, इस चैप्टर के शुरुआती हिस्से से जो है कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था वो कैसे और किस चीज से बना था। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि लिंकिंग जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफूरियम। यस कमांडोज, तो क्वेश्चन नंबर 3, यस, जो फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल बना था वो इस तरह से बना था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को नेटिव प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफूरियम से लिया गया, उसमें जो है इंसर्ट किया गया था। सो 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 इज द आंसर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में जो है लैक्टेस, नेटिव प्लाज्मिड, इकोलाई, ये गलत है। आप देख लीजिए ना, बीटा गैलेक्टोसिडेस विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, ये सारे ऑप्शंस ये तो कुछ अलग तरह के एस्पेक्ट से, इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेशन, इनका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से किया गया था। इसका संबंध फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल बनने से नहीं था। ठीक है, करेक्ट।
So option 1 is the answer. Next, following enzyme technique, ठीक है, what is the correct sequence of recombinant DNA technology? Yes commandos, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए. सबसे पहले तो डेफिनेटली क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो ई ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस. फिर क्या करते हैं, प्रोटीएस, डीएनए को निकाल लिया लेकिन इट इज सराउंडेड बाय इंप्यूरिटीज, प्रोटीन्स, है ना, रिबोन्यूक्लियस आर रिमूव्ड. यस. तो सी इज द नेक्स्ट ऑप्शन, सीक्वेंस में देखिएगा. नेक्स्ट, फिर ये करने के बाद, सफाई करने के बाद आइसोलेटेड डीएनए को कट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, कट द आइसोलेटेड जीनोम, डिजायर्ड जीन उसमें से निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं. तो डेफिनेटली ए. नेक्स्ट सीक्वेंस ईसीए. क्लियर? नेक्स्ट क्या करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं. क्लियर कमांडोज? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेटेड डीएनए जो टुकड़े टुकड़े होते हैं पूरे जीनोम के साथ, हमें हमारे सिर्फ कौन सा डीएनए, हमारा एफ डीएनए डिजायर्ड सीक्वेंस चाहिए, तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से. तो एफ अगला सीक्वेंस आएगा. यस. नेक्स्ट फिर उसको निकालकर जोड़ा जाता है ना, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे एंजाइम्स में, लाइगेशन, डीएनए लाइगेशन. एंड फाइनली, यस कमांडोज, फाइनली क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन रह गया है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट, राइट? सो डी इज द करेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा 3. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 3 जो सीक्वेंस है, दैट इज ECAFBD इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. चलिए कमांडोस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज इनकरेक्ट? जैसा कि मेरा हमेशा कहना रहता है, मैच द कॉलम में आप पहले मार्क कर लीजिए कि क्या करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है. तो ऑल ऑफ यू कैन सी कि यहां पर हमें इनकरेक्ट पता लगाना है. ये तो सही मैच है, पीवीआर, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, इको R1, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं. यस. रॉप प्रोटीन इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ मेन बैक्टीरियल जीनोम, नहीं, वो तो प्लाज्मिड में रहता है और उसका जो है मेन बैक्टीरियल जीनोम से कोई संबंध नहीं है. तो दिस इज द रॉन्ग combination matching. So automatically question number 5, 3 is the answer. Question number 5, 3 is the answer. Okay commandos, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. What is the suitable method of transformation with recombinant DNA for plants? प्लांट्स के अंदर रिस्पेक्टिव जो है आरडीएनए को इंसर्ट करने का क्या बेहतरीन तरीका है? तो जिस तरह से लिखा हुआ है, इट्स द डेफिनेशन ऑफ बॉलिस्टिक मेथडोलॉजी कहते हैं उसको, जिसे जीन गन मेथड भी कहते हैं. तो बोथ 1 and 3 यानी क्वेश्चन नंबर 6, 4 इज द आंसर. ओके कमांडोज, बॉलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड भी उसको हम कहते हैं. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन बेसिस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कमांडोज. यस. तो अगला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यूज्ड इन, कहां इस्तेमाल होते हैं? तो ऑप्शंस में देखिएगा, एज अ क्लोनिंग एजेंट फॉर आरटीपीसीआर, ऐसा तो है नहीं, है ना. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नहीं. आरडीएनए टेक्निक्स इन ह्यूमन, नो वे, सवाल ही नहीं उठता. बट ऑप्शन 1, यस, एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस आरएनआई, इंटरफेयरिंग आरएनए, है ना, आरएनआई, इंटरफेयरिंग आरएनए को इंसर्ट करने के लिए वेक्टर की तरह इसका इस्तेमाल होता है. यस, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 7, 1 इज द आंसर. चलिए कमांडोज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ऑफ ओरिसाइट इन अ वेक्टर. एक वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है कि उसमें ओरिसाइट होना चाहिए, उसका क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 8. तो डेफिनेटली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर.
इंसर्शन इनएक्टिवेशन करना, कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड, नहीं, इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी उसका फंक्शन नहीं है। दीज आर ऑल इनकरेक्ट। जो उसका फंक्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, इनिशिएट द रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड इज द आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई ए बी सी डी रिस्पेक्टिव। डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं यहां पर, अब यहां पर आपको क्या याद होना चाहिए? यस कमांडोस, लेबलिंग्स बेस्ड क्वेश्चन है ये। दिस इज द PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर, द मोस्ट फेमस पॉपुलर वेक्टर। यस, तो ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, कितने क्लोनिंग साइट्स होते हैं, रॉप होना चाहिए, ओरी साइट होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए। तो फिलहाल ए यहां पर देखिएगा इज इको R1, यस, बी इज बाम H1, और यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, और डी इज ओरी साइट। सो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट लेबलिंग विच फुलफिल्स द डायग्राम इज, करेक्ट लेबलिंग जो पूरे डायग्राम को फुलफिल करता है, लेबल करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टिरर का इस्तेमाल होता है, स्टिरर टैंक बायोरिएक्टर, राइट, स्टिरर का इस्तेमाल होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या फैसिलिटेट, क्या सहूलियत देता है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। आई रिपीट, जो स्टिरर्ड बायोरिएक्टर टैंक्स होते हैं उसमें जो है एक स्टिरर घूमता रहता है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या सहूलियत देता है? यस, मिक्सिंग एंड एरेशन, प्रॉपरली जो है मीडियम को मिक्सअप करना यूनिफॉर्मली, और जो हवा है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये उसका काम है। सो सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 4, क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड इज द आंसर। ओके ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड मैच द कॉलम 2। मैच द कॉलम 1 एंड 2 फॉर द करेक्ट, है ना, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पर आप देखिए सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग में क्या होता है? यस, इट मैचेस विथ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज डिस्क। यस, इट्स करेक्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है? रनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द जेल। यस, इट्स करेक्ट। बी मैचेस विथ 1, A matches with 3. Cleavage. Cleavage. What is cleavage? Cutting of DNA into fragments. C matches with what? 2. And DNA probing. DNA probing, yes, searching of desired DNA fragments. So which option correctly matches? Question number 11. Second is the answer. सारे टेक्निक्स के नाम एक तरफ लिखे और उसमें होता क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, दूसरी तरफ लिखा है। ऐसे आपको मैच करना है, राइट। तो अब आप देखिए सडन ब्लॉटिंग जो टेक्निक होती है, यस, जो जेल पे डीएनए बैंड पैटर्न से उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना, राइट, करेक्ट। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को रनिंग करके सेपरेट करने के लिए, राइट। तो क्लीवेज मतलब सिंपली क्लीवेज है ना, सिंपली रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, कटिंग्स करना। और फाइनली डीएनए प्रोबिंग, है ना, प्रोब मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके जो है डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को मिक्सचर में पता लगा लेना बैंड पैटर्न्स में, दैट इज सर्चिंग ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, अगेन मैच द कॉलम 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो प्राइमर्स डेफिनेटली दे आर यूज्ड इन PCR, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज रिलेटेड टू डाउनस्ट्रीमिंग। 4, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए में किसका, इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, करेक्ट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ द फॉरेन डीएनए बाय बैक्टीरियम। याद करिए, अलग अलग तरीके से हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। कॉम्पिटेंस ऑफ होस्ट, लायक बनाना। होस्ट हमारा तैयार है, उसके सारे फीचर्स ठीक है, लेकिन कभी कभी जो आरडीएनए हम उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो अपटेक करने लायक तो हो, क्योंकि वो रिपल भी करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। तो देयर आर मेनी रीजंस, केमिकल एंड अदर फिजिकल रीजंस, कारण होते हैं जिसके कारण होस्ट कभी कभी जो है लायक नहीं होता है कि वो आरडीएनए को ले सके।
है ना, लेकिन उसको उस तरह से ट्रीटमेंट केमिकली और दूसरे सारी तरीकों से होता है, कैल्शियम डाइवेलेंट, आपको तुरंत ये पॉइंट याद आना चाहिए। सो दिस इज द मैचिंग, विच ऑप्शंस करेक्टली मैच, ऑप्शन 1, जिस तरह से मैंने मैचिंग की है कि ए मैचेस विथ 1, बी मैचेस विथ 4, सी मैचेस विथ 2 एंड डी मैचेस विथ 3, 1 इज द आंसर। Next, in order to link the alien DNA, vector needs to have very few, preferably single recognition site for. वेक्टर में जो है एक समय में एक ही क्लोनिंग करने वाला जीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलियन डीएनए में लिंक करना है, लेकिन वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, है ना, उसमें कम से कम होने चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा तो वो इंसर्ट करने में और उसको ट्रेवल कराने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो देयर आर मेनी रेस्ट्रिक्शन। वेक्टर का खुद का साइज छोटा होना चाहिए और एक्स्ट्रा डीएनए उसमें ऐड करेंगे तो वो हैवी लोडेड हो जाएगा, तो टूटने का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इश्यूज आ सकते हैं लेबोरेटरी में। तो कहने का मतलब है जो प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर व्हाट, कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि यह तो कम होते हैं, कोई स्पेसिफिक खास नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 13, 1 इज द आंसर, क्योंकि उसमें तो कम रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो वो साइट अक्सर कैसा होना चाहिए जो हम कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो फिर हम कोई भी जो है एलियन डीएनए में इस्तेमाल करते हुए ज्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द रीजन। क्लियर? तो गिवन ऑप्शन 13 आंसर इज 1, कॉमनली यूज्ड, क्योंकि बाकी ऑप्शन सही बात है, न्यूक्लियस लाइगेज है ना, इसका तो कर ही नहीं सकते रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट पहले कटेगा तभी तो डीएनए लाइगेज तो एक ही तरह का जिसका काम है जोड़ देना। मेन होता है कटिंग, कुछ खास तैयारी जिससे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ सके और फिर वहां पर हम अपना डीएनए जोड़ सके, इसलिए आंसर होगा 1। क्लियर? Next, thermostable enzyme, TAC, Wnt, isolated from thermophilic bacteria are, ये जो है ना थर्मोएक्वाटिकस है, ये एक किसका नाम है, पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जो है बखूबी जो है अपना काम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट दे आर, इनका जो इस्तेमाल होता है थर्मोफिलिक, थर्मोस्टेबल, हीट लेबाइल, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे रहने वाले बैक्टीरिया, आर्किक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से जो मिलता है, यस, ये क्या करते हैं, व्हाट दे आर, किस तरह के वो एंजाइम्स हैं, आंसर है डीएनए पॉलीमरेज है। सो क्वेश्चन नंबर 14, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, इस रिस्पेक्टिव डायग्राम को, करेक्ट, इस रिस्पेक्टिव डायग्राम को देखने के बाद आप क्या इन्फ्रेंस, क्या आपको जो है इसको देखकर महसूस होता है? क्लियर? द करेक्ट मैच जो एक्सप्लेन करता है इस डायग्राम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्या ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है? सबसे पहले देखिए सारे टेक्निक्स के नाम है, क्या ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, क्या ये एक बायोरिएक्टर है, क्या ये एक माइक्रो इंजेक्शन या जीन क्लोनिंग टेक्निक है? तो ऑटोमेटिकली ना ये बायोरिएक्टर है, ना ये डीएनए इंसर्ट करने का कोई तरीका है, माइक्रो इंजेक्शन भी नहीं है और जीन क्लोनिंग भी ये लग नहीं रहा है। ये तो एक जेल है जिस पर ये वेल्स बने हुए हैं और उनमें डीएनए मिक्सचर लोड होता है टू सेपरेट द डीएनए, मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र में मॉलिक्यूल्स का चार्ज, साइज, मॉलिक्यूलर वेट, क्या उसके चार्ज है, मतलब इन सारे डिफरेंस के बेसिस पे डीएनए मिक्सचर को सेपरेट करने के टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा कि ये डायग्राम इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, 1 इज द आंसर। अब यहां पर देखिएगा, जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट छोटा साइज का होगा वो सबसे फारदेस्ट आगे की तरफ होगा, और जो सबसे लंबा होगा, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट होगा, भारी होगा, ठीक है, वो सबसे पीछे की तरफ, क्लोजर टू वेल होगा।
ठीक है, और इसमें भी गौर करिएगा जो थिक बैंड्स है वो थिक बैंड्स है वो अनडाइजेस्टेड है, और जो जितना पतले बैंड्स आएंगे वो डाइजेस्टेड है, और छोटे छोटे होते 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 वो आगे बढ़ जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम में दो तरह के बैंड्स है, कुछ थिक बैंड्स भी बने हैं, मोटे बैंड्स, मतलब वो अनडाइजेस्टेड, उसमें और गुंजाइश थी तोड़ के तो सेपरेट हो सकते थे बैंड्स। क्लियर है ना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहां बता दिया है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर, फिलहाल ये एक सिंपल डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है जिसमें इस टेक्निक को देख के आपको पहचान करनी थी। ओके कमांडोस, चलिए इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यस प्लीज। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 16, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैट इज द टर्म हाइब्रिडोमा इंप्लाइज, द टर्म हाइब्रिडोमा जो है वो क्या इंप्लाई, क्या बताता है, क्या एहसास कराता है? आंसर है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए आरएनए हाइब्रिड को हम जो हाइब्रिडोमा नहीं कह सकते। क्लियर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी हम हाइब्रिडोमा नहीं बोलते हैं। इट इज अ फ्यूजन ऑफ द सेल, सोमैटिक, सेल टू सेल जो फ्यूज होकर बनता है, हाइब्रिडोमा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, the process of separation, purification of expressed protein before marketing. yes, आपने जो है रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना लिया ट्रांसजेनिक, उसको आपने प्रोडक्शन में डाल दिया, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, लेकिन फाइनली जो मॉलिक्यूल, जो प्रोडक्ट है उसको यूजर फ्रेंडली और कस्टमर के हाथ तक इस्तेमाल करने लायक पहुंचा सके विथ अ प्रॉपर डेट ऑफ यूसेज, उस पूरे मार्केटिंग तक के पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दैट इज द डेफिनेशन कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सेकंड इज द आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को डिफाइन करते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और वो होस्ट के अंदर गया, होस्ट पहले तो ट्रांसफॉर्मेंट है और रिकॉम्बिनेंट है। All recombinants are definitely transformants. Yes, सारे रिकॉम्बिनेंट होस्ट डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट होंगे ही। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है क्लोनिंग वेक्टर की जो ये पता लगाने में मदद करती है, हेल्प करती है? ये तो प्रॉपर्टी होती है। यस, आई एम टॉकिंग ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। ये वो जीन्स हैं जो इस काम में मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी यस कमांडोस, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। आ गई मेरी बात समझ में? ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो कहने का मतलब है आंसर है क्वेश्चन नंबर 18(1). द टर्म रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिफर होता है, बेसिकली ये नेचर में ऐसे एंजाइम्स जो है सभी बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आए दिन उनके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए या फिर बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो बैक्टीरिया पर अटैक कर देते हैं, तो वो खुद को कैसे बचाते हैं, है ना? वो वायरल डीएनए को स्लाइस, है ना, चिंदी चिंदी काट देने की एबिलिटी रखते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि उनके अंदर। तो क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ ऑल द मल्टीप्लीकेशन, यस, है ना, ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर ऐसे वायरसेस जो अटैक करके अंदर उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए और कहीं ना कहीं अपना लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए अटैक करते हैं, उनको रोकने के लिए एक इम्यून मैकेनिज्म होता है सेलुलर लेवल पे बैक्टीरिया के पास। तो रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसका मतलब है कि वो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज के अटैक को रोक सके, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक सके। दैट व्हाट इट मींस। क्वेश्चन नंबर 19(3) इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी वन ऑफ यू मैच द कॉलम। इल्यूशन, इल्यूशन का संबंध किससे है? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम एगारोस जेल, ए विथ 4, कॉम्पिटेंस कैल्शियम, बॉलिस्टिक जो है जीन गन मेथड, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में बीटा गैलेक्टोस जीन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द मैचिंग, ये मैचिंग है बिल्कुल एनसीईआरटी से, और ये सारी बातें सही है। बॉलिस्टिक जीन गन मेथड कहते हैं इल्यूशन इज द फाइनल स्टेप, एक्सट्रैक्टेड द आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम दी, है ना, ऐसे स्कूप करके निकाल लेते हैं। यस, एगारोस जेल के अंदर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बैंड हमें चाहिए, जो बैंड क्लियरली हमें समझ में आ गया कि ये हमारा डिजायर्ड जीन है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीके को इल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन 4
आप देख सकते हैं A with 4, B with 2, C with 1 and D with 4, D with 3. तो 4 is the answer. 4 is the answer. ओके कमांडोज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 21, राइट? क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स सी द नेक्स्ट कि सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट एफडीएनए जो है हम पीबीआर 322 के बाम H1 साइट को क्लीव करके इंसर्ट कर देंगे. तो अब बताइए जो रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या जो डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, रिजल्टिंग प्लाज्मिड विल कन्फर. अब वो किस रेजिस्टेंस को देगा? रेजिस्टेंस टू किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस देगा? ये है क्वेश्चन में पूछा गया है. तो पहले तो वो जो बाम H1 साइट पे कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है? टेट्रासाइक्लिन. तो वो तो इनएक्टिवेट हो गया. तो आंसर अब क्या होगा? एम्पिसिलिन. क्वेश्चन नंबर 21, 4 इज द आंसर, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो जाएगा हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट लगने पर. अब एम्पिसिलिन वाला बचेगा. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल हेल्प इन कंफर्मेशन एंड विल कन्फर्म, मतलब किस रेजिस्टेंस को देगा? आंसर है एम्पिसिलिन. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22 सभी जानते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. 1 इज द आंसर. ठीक है. सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर जो है 90 डिग्री के आसपास पे डीनेचुरेशन होता है, 40 डिग्री के आसपास अनिलिंग होता है, और 70-75 डिग्री सेल्सियस पर एक्सटेंशन यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है. आंसर इज 1. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. स्टैनली कोहेन हर्बर बोयर को जो है, यस, मैचेस विथ 4. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर जो है, इज इट ट्रू? यस कमांडोज. डज इट मैचेस विथ? नो, never. Stanley Cohen and Herbert Boyer is known for what? Question number 23. Yes, isolated the antibiotic resistant gene from the plasmid. So A matches with 2, right? Then Arbor, Smith and Nathan, what they are known for? Yes, they are known for the discovery of the restriction endonuclease. Right? Yes. So B matches with what? 4. Correct? Then Paul Berger, father of genetic engineering, and Carey Mullis is known for developing PCR. तो रिस्पेक्टिव सारे साइंटिस्ट इस चैप्टर से, ये वो प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट के नाम है और उनके कंट्रीब्यूशन. ये क्वेश्चन पैटर्न है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज. तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट मैच शो कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट, द ऑलमोस्ट प्योर डीएनए जो मिलता है प्रेसिपिटेटेड बाय चिल्ड इथेनॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट? जो रिस्पेक्टिव जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें एक इनोकुलेशन ट्यूब को एक बिल्कुल एंटर करके वायर होता है, उसको बिल्कुल इस तरह से एंटर करके घुमाते हुए ऐसे निकाल लेते हैं. दिस इज द एक्शन. दिस एक्शन इज कॉल्ड स्पूलिंग. क्या कहते हैं इसको? स्पूलिंग, राइट? एनसीईआरटी में आप एक डायग्राम देखा होगा सबने कमांडोज. स्पूलिंग टेक्निक क्या होता है? रिस्पेक्टिव जो डीएनए प्रेसिपिटेट कर चुका है इथेनॉल ऐड करने के बाद, उसको बिल्कुल इधर उधर कहीं भी टच ना हो, इंप्यूरिटीज लगी रहती हैं, इसलिए बिल्कुल सीधा उस इनोकुलेशन वायर को बिल्कुल सीधा अंदर इंसर्ट करते हैं और घुमाते हुए इस तरह से, है ना, जिससे कि वो उस पे ऐसे बाउंड हो जाए और निकाल लेते हैं. दैट एक्शन इज कॉल्ड spooling. So question number 24, 1 is the answer. Yes. Next, let's move ahead. The conventional method for naming the restriction enzyme is followed in case of. Commandos गौर करिएगा क्या कह रहे हैं कि R जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नामकरण नोमेनक्लेचर होता है उसमें हर शब्द, हर लेटर का अपना एक मीनिंग होता है. तो सपोज ई को R1 में R स्टैंड्स, वो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेन. क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल में वो जीनस, फिर जो स्मॉल जो दोनों हैं रिस्पेक्टिवली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज. और नेक्स्ट जो R थर्ड लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज स्ट्रेन, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 25, 4 इज द आंसर. ओके कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं.
टू माइक्रोब्स जिसका सबसे ज्यादा यूजफुल वेरी मच यूजफुल इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो गिवन ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं एस्चेरिशिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियन, करेक्ट, क्लियर। तो डेफिनेटली आंसर है 2। बायोरिएक्टर्स, what they are useful, what they are designed for, large scale production, ठीक है ना, प्रॉपर एरेशन और दूसरे सारे फिजिबिलिटी रिएक्शंस और पूरे जो प्रोसेसेस होने के लिए कल्चर मीडियम को अलग अलग पैरामीटर्स को प्रॉपरली लगातार वेल टू डू स्क्रीन्ड विजिलेंस के साथ उपलब्ध कराना उस बायोरिएक्टर का रोल होता है, राइट। तो एक बड़ा सा लार्ज वेसल जो कम से कम समय में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, जैसा कि आपने पढ़ रखा है, तो गिवन ऑप्शंस में आप देखिएगा फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, करेक्ट। प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, बात बिल्कुल सही है, कम से कम समय के अंदर। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल रिक्वायर्ड, ना ज्यादा ना कम, जो भी पीएच, टेम्परेचर, एरेशन और दूसरे प्रेशर पैरामीटर्स होते हैं, प्रॉपर लगातार मीडियम ऐड होना, एक तरफ से निकलते रहना, हर चीज को कंट्रोल्ड, एंजाइम्स का रेशियो वगैरह अंदर। तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, 4 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी कट वेक्टर एंड कट आउट डिजायर्ड नीड एन एक्शन ऑफ, यस। क्वेश्चन नंबर 28, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो कट वेक्टर और जो डिजायर्ड जीन, उनको किसकी एक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो रिस्पेक्टिव प्रोसेस लिखे हुए हैं, तो व्हाट शुड बी द आंसर? दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज, क्वेश्चन नंबर 28, लाइगेज टू अटैच देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन में आप जानते हैं रिएक्शन मिक्सचर तैयार होता है बफर के अंदर रिस्पेक्टिवली, यस कमांडोज। और क्या पीसीआर रिएक्शन, छोटे छोटे माइक्रो ट्यूब्स होते हैं मशीन में, जो थर्मल साइक्लर पीसीआर मशीन है उसमें सेट करने के लिए, क्लियर। इस तरह का यस कमांडोज, इस तरह से छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स होते हैं और उन सब के अंदर जो है डीएनए और सब कुछ लोड हो जाता है, इस तरह का एक है। तो अब उसके अंदर, तो ये इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर तैयार होता है, बफर ऐड करते हैं, डीएनटीपीज ऐड करते हैं, एटीपी सब कुछ, मैग्नीशियम आयंस ऐड करते हैं, क्लियर। प्राइमर्स ऐड करते हैं, 2 प्राइमर्स, क्लियर। और दोनों एंगल से, दोनों साइड से जो है वो अटैच हो सके एनीलिंग प्रोसेस के लिए। और एट लास्ट जो है टैक पॉलीमरेज, जो हाई टेम्परेचर पे एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन में मदद करते हो। तो द क्वेश्चन इज टैक पॉलीमरेज इन पीसीआर रिएक्शन, है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या है, उसका नेचर क्या है? डीएनए इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, राइट, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। So what correctly defines? It's a DNA dependent DNA polymerase. Yes, DNA dependent DNA polymerase है। 1 is the answer. टैक polymerase हाई टेम्परेचर पे जो है स्टेबली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में डीएनए से डीएनए बनाना, ठीक है, रेप्लिकेट करना, एम्पलीफाई करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 is the answer. A retrovirus is, रेट्रोवायरस का क्या नेचर होता है? आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं और वो भी एसएस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। 1 is the answer. क्वेश्चन नंबर 30, 1 is the answer. चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन, पीसीआर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज डन एट, कब करते हैं पीसीआर? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, आफ्टर आरडीएनए, जस्ट आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? किस स्टेप में जो है पीसीआर एप्लीकेबल है? तो बिफोर आरडीएनए फॉर्मेशन, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, क्लोनिंग वेक्टर है ना, क्लोनिंग वेक्टर और हमारा जो एफडीएनए है, सबकी कॉपीज तैयार की जाती है इन मिलियंस। तो आरडीएनए बनाने से पहले दोनों ही लार्ज नंबर पे उनको एम्पलीफाई करना इन मिलियन कॉपीज जरूरी है। यस, इसलिए आंसर होगा 1, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। क्वेश्चन नंबर 31, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, selection of recombinants due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because, गौर करिएगा, recombinants को due to inactivation of antibiotics,
है ना, इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। सही बात है, 2 प्लेट्स लगते हैं, है ना, एंटीबायोटिक मीडियम को तैयार करना, तो कैसे हम सिलेक्ट करें, इज अ कम्बरसम प्रोसेस। एनसीईआरटी में ये बात मेंशन्ड है, क्लियर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेस्ट के बेसिस पे जो है कर तो लेते हैं हम लोग, लेकिन वो क्यों एक तकलीफदायक प्रोसेस है, क्या उसका बेसिक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखिएगा सब लोग। इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ 1 प्लेट सर्टन नहीं, 1 प्लेट नहीं, 2 प्लेट होते हैं। इट रिक्वायर्स प्लेटिंग ऑफ 2 प्लेट्स हैविंग सेम एंटीबायोटिक। सेम एंटीबायोटिक नहीं होता, 2 प्लेट्स होते हैं लेकिन सेम एंटीबायोटिक नहीं होता। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 plates having different antibiotics. 3 is the answer. 3 is the answer. Question number 32, 3 is the answer. और यही इस प्रोसीजर को थोड़ा सा तकलीफदायक बना देता है, क्योंकि प्लेटिंग मेंटेन करना अपने आप में लेबोरेटरी वर्क में एक हैंडलिंग प्रोसेस में जो है दिक्कत का काम मानते हैं, इसलिए 1 स्टेप प्रोसेस होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट से बेहतर क्यों है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट ऑन BAM-H1 E. coli क्लोनिंग वेक्टर इज। अब यहां क्वेश्चन ये पूछा है कि यस कमांडोज देखिएगा ध्यान से, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर BAM-H1 साइट E. coli पर जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है। क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्पिन। आंसर है टेट्रासाइक्लिन। 2 इज द आंसर। ओके कमांडोज, यस यस कमांडोज। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए। इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड, मतलब यहां पर आप सब लोग समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं। यस कमांडोज, ये आप देख सकते हैं, और यहां पर ये कौन सा जीन है, दिस इज अ जीन ऑफ व्हाट, जो एंजाइम गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन, ठीक है, जो सबस्ट्रेट गैलेक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, क्लियर, वाला जीन है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि उस वेक्टर में, यस कमांडोज, उस वेक्टर के अंदर हम इस हिस्से में हमारा जो है एफडीएनए, हम हमारा एफडीएनए इंसर्ट कर देते हैं। इफ यू इंसर्ट अवर एफडीएनए, तो इनएक्टिवेशन हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। ओके, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, और हमारा रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए बन चुका है। क्लियर क्लियर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम गैलेक्टोसिडेज, हमने हमारा जो है डीएनए इंसर्ट कर दिया है, तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन केस, जो नॉन, ये तो रिकॉम्बिनेंट है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है कौन है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यस, जिसके अंदर एंजाइम कोडिंग जीन मौजूद है और एफडीएनए नहीं है, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हुए। क्या हुए, नॉन रिकॉम्बिनेंट। दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट, NR। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, ये जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अब मीडियम में क्या होगा, ये यस कमांडोज, ये व्हाइट कॉलोनी बनाएगा। कौन सी कॉलोनी, व्हाइट, क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो व्हाइट कॉलोनी बनाते हैं, वो आसपास के सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और जो कर पाएंगे यूटिलाइजेशन, यस, यही तो क्वेश्चन में पूछा, इन केस ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनके वजह से क्या होगा, आंसर है यस कमांडोज, द आंसर इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। 3 इज द आंसर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3 इज द आंसर। क्यों, क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो ब्लू कॉलोनीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्लू कॉलोनीज, क्योंकि उनके पास कौन सा एंजाइम मौजूद है, गैलेक्टोसिडेज, जो कि तोड़ सकता है गैलेक्टोज को, और गैलेक्टोज के साथ जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के उसके साथ जुड़ा रहता है वो ब्लू कलर इंपार्ट करता है कॉलोनी के चारों तरफ। मीडियम में ब्लूइश कॉलोनी दिखेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो व्हाइट कॉलोनी बनाएगा। क्या बनाएगा, व्हाइट कॉलोनी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आंसर होगा 3, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। और ब्लू कलर कौन देता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर कमांडोस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 3 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
पीबीआर विच इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेक्टर, सही बात है, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेक्टर है इन इकोलाई। अब उसके बारे में क्या सही है? एन ओरिजिनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड है क्या ये? इज इट अ ओरिजिनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड? नहीं, ये तो डिजाइंड है, मॉडिफाइड है, तैयार किया, मैनिपुलेटेड, आर्टिफिशियल है। क्लियर? यस, तो इट्स अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ये सही आंसर है 35, क्वेश्चन नंबर 35, 2 इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखिएगा सब लोग स्क्रीन पर। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। हर बैक्टीरिया में ये मैकेनिज्म मौजूद होता है कि वो किसी भी वायरल अटैक से खुद को बचा सके। यस, सो द क्वेश्चन इज कि रिस्पेक्टिव जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर ना हो सके, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे जिम्मेदार है? तो आंसर है कि वो उनके डीएनए, उसके जेनेटिक मटेरियल, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग स्पेसिफिक साइट पर अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देता है। सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यस। डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है। करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन थेरेपी, तो ऑल ऑफ द दीज। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आंसर होगा 4, क्वेश्चन नंबर 37। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कमांडोज ऐसे क्वेश्चंस में पहले मार्किंग कर लें कि क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज इज कॉल्ड क्लोनिंग, बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर द एलियन, सही बात है। वेक्टर, प्लाज्मिड नेचुरल वेक्टर होता है, यस करेक्ट, तो ये भी सही है। फिर लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विथ द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ, आंसर तो होना चाहिए था डीएनए लाइगेज, लेकिन यहां क्या लिखा है और ये गलत लिखा है। सो कमांडोस 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 3 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए ऑफ बैक्टीरियम। यस कमांडोस, गौर करिएगा, डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियम इज नॉट क्लीव्ड बाय इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हर बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, लेकिन वो फॉरेन डीएनए को कट कर देगा जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होकर आने की कोशिश करेगा, या किसी वायरस का, है ना, उसके जो भी वायरसेस है। लेकिन वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो उसके खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटेगा? उसका रीजन है कि उसके पास अगर अटैकिंग सिस्टम है तो खुद को बचाने का भी सिस्टम मौजूद है। एंड द आंसर इज क्योंकि रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो उनके अपने खुद के वो मिथाइल ग्रुप से ढके हुए रहते हैं, मिथाइलेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 1 इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है, ध्यान से समझे कमांडोस, चैप्टर के शुरुआत से लिया गया क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो यूरोपियन फेडरेशन, उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ आ जाता है, इसलिए उस डेफिनेशन को जो है मान्यता सबसे बेहतरीन मिली है। और उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल व्यू भी है, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की बातें भी आती है, इंटीग्रेट नेचुरल साइंस। आंसर है क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स? रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, वहां से तोड़ते हुए आते हैं दोनों साइड से। यस, द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 41, एक्सोन्यूक्लियेज। 2 इज द आंसर। 2 इज द आंसर। ओके कमांडोस, एक एक टर्मिनल एंड से जो है बारी बारी से एक एक सेगमेंट ऐसे तोड़ते हुए आते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। सेकंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42, देखिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वेयर टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट? बताइए इन सारे टेक्निक्स में से अगर किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कम से समय में क्वालिटी के साथ विथ ऑल कंट्रोल मेजर्स, जिससे कि वो यूजर फ्रेंडली और जो है क्लाइंट्स कस्टमर हाथ में पहुंचा सके कम समय के अंदर क्वालिटी के साथ। द आंसर इज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 42, लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्ज कैपेसिटी, क्या वो सही तरीका है? यस। स्टीरेट टैंक बायो विदाउट इनलेट आउटलेट, यानी ये गलत है ये दोनों।
a continuous culture system. Continuous, any of the above नहीं, ये continuous culture system. 3 is the answer. Question number 42, 3 is the answer. Next, a bacterial cell wall transformed into recombinant DNA molecule. सही बात है. The bacterial cell, जो bacterial cell was transformed into recombinant DNA molecule that was generated using human gene. How the transformed cell did not produce the desired protein? Reason could be. ध्यान से देखिए, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, डिजायर्ड जीन एंटर कराया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, और वो कहां से जनरेट? ह्यूमन जीन से. लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ. सेल्स डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन. क्या पॉसिबल कारण रहा होगा? द ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन्स विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. यस, दिस इज द पॉसिबल रीजन. क्योंकि ह्यूमन जीन के अंदर कुछ ऐसे इंट्रॉन सीक्वेंस थे जिसको जो है कौन प्रोसेस नहीं कर पाए. यस, आप जानते हैं एक्सप्रेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए जो है प्रोसेसिंग होती है, एक्सॉन प्रोसेस जो है काम करता है, इंट्रॉन्स को जो है रिमूव करना पड़ता है. तो वो पोर्शन जो है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल का जो है एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया. यस, सो 1 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 43, 1 इज द आंसर. ओके, ध्यान से देखिएगा, ये पॉसिबल रीजन, क्योंकि बाकी देखिए अमीनो एसिड कोडॉन्स फॉर ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया डिफरेंट नहीं, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, इसलिए आंसर नहीं होगा. ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट द पॉसिबल रीजन. तो सारे रीजंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला रीजन है ही नहीं. दिस इज द जेनेटिक रीजन, इसलिए आंसर होगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज. Which of the following is not a feature of plasmid? Which of the following is not a feature of plasmid? Independent replication, ये तो है. Circular structure, ये भी है. Transferable, ये भी है. All are features, ये these are correct. सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए 4 is the answer. क्वेश्चन नंबर 44, 4 is the answer. अगला क्वेश्चन कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ cDNA? ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ cDNA? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. पेप्टिडिल ट्रांसफरेज नहीं है ना, इस एंजाइम का cDNA के बनने के साथ डीएनए लाइगेस का भी कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि व्हाट इज cDNA? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? आरएनए से बनने वाला डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम cDNA कहते हैं. तो 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 45, 3 इज द आंसर. ओके कमांडोज, यस, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 46. एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन. इस टेक्निक में क्या इस्तेमाल नहीं होता? डज नॉट यूज ऑटो रेडियोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ब्लॉटिंग टेक्निक भी होता है, सदर्न ब्लॉटिंग, राइट, ये सब होता है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में, केवल पीसीआर को छोड़कर. सेकंड इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 46, सेकंड इज द आंसर. यस, पीसीआर तो सिर्फ जीन को एम्पलीफाई करना, अब वो एम्पलीफाई करके कॉपीज कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं. जेनेटिक लाइब्रेरी बनाना, जीन क्या बोलते हैं, जीन बैंक की तरह, है ना, या फिर मदर स्टॉक जीन्स बनाना, तो बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है पीसीआर का. लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग के लिए ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए सेकंड इज द आंसर. नेक्स्ट, ब्रांच डीलिंग विद जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, तो यूजेनिक्स इज अ पॉजिटिव जेनेटिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग से होता है. यूथेनिक्स में तो जो है हम वो सारे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बना के, तो यूफेनिक्स जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इंसानों को बेटर सर्विसेज देने के अप्रोच को ही कहते हैं यूफेनिक्स. सो 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, 3 इज द आंसर. ओके कमांडोज, इन एंजाइम सेलुलोज काइटिनेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस लिए इस्तेमाल होता है? यस, मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं. फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स नो. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. यस, 3 इज द आंसर.
इसके लिए इस्तेमाल होता है, डिपेंडेंट ऑन कि किस तरह का होस्ट सेल है, किससे डीएनए को आइसोलेट करना है, तो इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उनको जो है तोड़ा जाता है। करेक्ट। Which of the following has the ability to transform normal cell into cancer cells human? इन given options में से यस कमांडोज ध्यान से देखिएगा कि किन चीजों का इस्तेमाल, क्या ये तो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस को, तो दिस इज नॉट retroviruses. Yes, this is the reason behind they have the ability to induce that cancer. इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड is the answer. फाइनली किस तरह का बॉन्ड जो है स्टिकी एंड्स बनाते हैं, स्टिकी एंड्स के बीच कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, राइट? यस कमांडोज ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टिकी एंड्स ये आपस में जो जुड़ते हैं, इनके बीच ये कौन से बॉन्ड्स हैं? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो क्या होता है, डीएनए का बैकबोन होता है। क्लियर? लेकिन मेन है स्टिकी एंड्स को स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। दैट्स द रीजन। तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 53 इज द आंसर। तो कमांडोज इस तरह से आपने इस चैप्टर के अलग अलग पहलुओं से जो क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं एक्सपीरियंस किया, हर चीज यहां पर आपके साथ डिस्कस किया, और इस उम्मीद के साथ कि आपको अपने थ्योरी का एक अच्छा एनालिसिस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022 में किस तरह से इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं ये आपने अभी एक्सपीरियंस किया। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।